तनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, उनको भी सुन लेते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर कोई गलत काम करेगा तो जल जाएगा। तो गारंटी वाला मुद्दा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठाते ही रहते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये लग रहा है कि गारंटी बनाम गारंटी इस चुनाव में बिल्कुल चर्चा के केंद्र में है और आगे भी शायद रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल वही कि किसकी गारंटी पर जनता और मतदाता भरोसा करने वाले हैं। आज की चर्चा इसी पर हम खास तौर पर कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ में धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी आपका। और नीरज मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका भी। मैं चर्चा को विनोद जी के जरिए जरा विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि मतलब दोनों तरफ से गारंटी की चर्चा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव है, जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता इस चुनाव में, तब तक ये गारंटी बनाम गारंटी की काफी चर्चा हमको सुनने देखने को मिलेगी। लाल जी, बहुत बढ़िया। और आपने जो आपकी रिपोर्ट है मैं उसी से आता हूँ। ये गारंटी बनाम गारंटी की बात आप कहें तो कांग्रेस का जो आज का मैनिफेस्टो है, जिसको उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है जी। अब ये न्याय पत्र से समझनी पड़ेगी कि ये न्याय पत्र का एक्चुअली ओरिजिन जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की थी। तो इस बार लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ में राहुल गांधी ने इस पांच न्याय है और 25 गारंटी है, उसका ऐलान वो पब्लिक के बीच में करते रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से। आज उसको एक संकलन करके उन्होंने एक बुक के फॉर्मेट में उनको घोषणा पत्र का नाम दिया है। बाकी ये सारी गारंटी और ये सारे न्याय की योजना की बात हम लोग इतने महीनों में सुनते रहे। राहुल गांधी के हर यात्रा में इसकी चर्चा होती रही थी। अब सवाल ये है कि इस न्याय योजना में आपने जितनी भी गारंटी दी है और 25 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात आपने की है जी, और उस 25 गारंटी की बात अगर आप कहें तो कमोबेश उसका जो मूल रूप आप देखें तो उस समय 2019 का ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो से है, जिसमें उन्होंने एक न्याय योजना लेके आए थे, जिसमें न्यूनतम आय की गारंटी की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी और राहुल गांधी इसका जोर शोर से प्रचार करते हुए दिखे थे जी। उसमें मैं कांग्रेस की तरफ से था कि गरीब परिवारों में 72,000 रुपये उनको हर साल दिया जाएगा, ये न्यूनतम आय की बात थी। इस बार हर परिवार की बात को हटा के सिर्फ महिला को रखा गया है कि महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। न तो उस समय में 2019 में बताया गया कि ये पैसा कहां से आएगा, और ना इस बार बताया गया कि इतने न्याय योजनाओं में जो ये खर्चा है उस खर्चा का वहन कहां से होगा, उसका फंड कहां से होगा। ये एक सवाल लोगों के मन में, जहन में तो जरूर रहेगा। उसके एवज में जब आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं कि मोदी आजकल हर जनसभाओं में इसकी बात करते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि हर गारंटी मोदी की गारंटी है, तो एक तो है कि अगर आप इस चीज को देखें तो उनके सामने में बोलने के लिए और बताने के लिए कम से कम अपना एक संकल्प जो बीजेपी का रहा है इतने वर्षों में, उस मैनिफेस्टो को जमीन पे उतारने का दावा तो बीजेपी करती है, तो लोगों के सामने में है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370 को हटाने का, यूसीसी पे, ट्रिपल तलाक पे, ये सब सारे बीजेपी के उस मैनिफेस्टो का एक मुद्दा था जिसको आज बीजेपी ने लोगों के बीच ले आए।
ठीक है। और अगर ये गारंटी बनाम गारंटी की बात होती है तो लोग जरूर कंपैरिजन करेंगे कि वो गारंटी पूरी हुई और ये गारंटी पूरी होने में कितना दम है, इसकी चर्चा तो जरूर ठीक ठीक, बिल्कुल इसकी चर्चा होगी। और मैं पहले नीरज मिश्रा जी के पास ही चलता हूं, उसके बाद धनंजय जी के पास आऊंगा। नीरज जी, 2019 में भी गारंटी दी गई थी और राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान तो अशोक गहलोत जी ने गारंटियों की बिल्कुल भरमार झड़ी लगा दी थी। लेकिन हमने देखा कि चाहे 2019 हो या अभी का राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो और भी कई जगहों पर गारंटियों पर लोग यकीन नहीं कर पाए। इस बार आपको क्यों लगता है कि ये जो आपने गारंटी दी है इस पर जनता और मतदाता भरोसा करेंगे? देखिए, ये जो केंद्र का चुनाव है इस बार मोदी जी के 10 साल के अन्याय काल के ऊपर लड़ा जा रहा है, जिसके अंदर जो युवा हैं बेरोजगार हो गए हैं, जो घर की रसोई है उसके ऊपर महंगाई की मार, तो पेट्रोल डीजल जिसको 40 रुपए लाना था उसको 100 के पार छोड़ दिया। और इसी तरीके से जो मणिपुर की हमारी बहनें हैं जो आज भी न्याय का इंतजार कर रही हैं कि शायद इस चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री जी एक बार तो मणिपुर आ जाएं ताकि शांति बहाल हो सके। तो ये जो 10 साल का अन्याय काल है, इसी के लिए हम लोगों ने संदेश खाली वाला आप भूल गए, उसको भी जोड़ लीजिए। संदेश खाली के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसी बात से नहीं दूर रहेंगे। लेकिन आप ये समझिए ना कि पिछले एक साल से देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर वो जल रहा है। लद्दाख के अंदर, अरुणाचल के अंदर किस तरीके से चीन आकर घुसकर बैठ गया है, इन बुनियादी बातों के ऊपर हम लोगों को चर्चा तो करनी होगी, हम लोगों को हिसाब तो मांगना होगा ना। बिल्कुल, ये तो हक है, ये तो हक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो सिर्फ अपने न्याय पत्र के माध्यम से जो जनता ने हमें कहा है कि आप हमारे विकास का हिसाब मांगिए इनसे कि किस तरीके से क्या होगा, और हमसे भी पूछा है कि आप बताइए आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो हमने देश के युवाओं को बताया है क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, हम आपको आपकी पहली नौकरी की गारंटी देंगे। इस तरीके से इस देश ने देखा कि हम लोग मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए और इस देश का कायाकल्प हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी तरीके से ये जो पहली नौकरी पक्की, इसको सरल भाषा में कहा जाए तो ये पढ़े लिखे लोगों का एक मनरेगा है, जिसकी गारंटी आपको कांग्रेस पार्टी दे रही है। इसी तरीके से हमने कहा कि जिस भी परिवार में आपको किसी महिला को अगर आर्थिक न्याय की जरूरत है क्योंकि महंगाई की मार है, और फिस्कल प्रूडेंस भी यही कहती है सर कि अगर आप लोगों की जेब में पैसा देंगे तो वो बाजार में आएगा, जब वो बाजार में आएगा तो 5 ट्रिलियन नहीं, वो जो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम लोग करते हैं, हम जो सपना देखते हैं हम उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। इसी तरीके से हमने सामाजिक न्याय की बात की। कुछ लोग ये कहते हैं नीरज जी कि ये कहीं ना कहीं जो है ना, जिसे कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो किया उसका विस्तार शायद, लेकिन मैं आता हूं आपके ऊपर और फिर आपके पास वापस आऊंगा। धनंजय गिरी जी को शामिल करते हैं। धनंजय जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि ये बताइए कि इतनी लंबे चौड़ी गारंटी का ये कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आ गया है, आप उस गारंटी के मुकाबले कैसे अपनी गारंटी को लेकर जाएंगे और कैसे मतदाताओं को कहेंगे कि नहीं हमारी वाली गारंटी ज्यादा व्यवहारिक है, ज्यादा अच्छी है, पूरी होने वाली है? देखिए, राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस और एलन ऑक्टोवियो ह्यूम के स्थापित कांग्रेस, जिसकी खुद की वारंटी समाप्त हो गई है, वो देश की जनता को क्या गारंटी देगी? और 5 पीढ़ियों की, 5 न्याय की बात कर रहा हूं, 5 पीढ़ियों के किए गया न्याय को कांग्रेस अगर देश के सामने माफी ही मांग ले तो आप दुनिया के लोकतंत्र में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी नजीर नहीं मिलेगी। पंडित नेहरू के पिताजी पंडित नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, 5 पीढ़ियों से ये पार्टी एक परिवार के कब्जे में। तो जिस देश की जनता जानती है कि लोकतंत्र और लोकराज दोनों का मजाक है, और 56 टुकड़ों में टूटी कांग्रेस 56 इंच के मुकाबले 56 इंच के सीने के व्यक्ति के सामने कैसे मुकाबला करेगी? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। अलंकार का बड़ा बहुत बढ़िया जो है वो उसका कहते हैं गूंथ दिया शब्दों को, है ना। 56 इंच मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो 56 बार टूटी है, 56 टाइम टूटी है, और दूसरी तरफ 56 इंच के सीने के लिए नरेंद्र मोदी खड़े हैं। जो धारा 370 हटाने की हम बात करते थे, लोग कहते थे कि यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा। हम कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी है, मंदिर भी सजा दिया है,
लोग आ भी रहे हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का और सूर्योदय हो रहा है, नवोदित काल है। 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। 12 करोड़ घरों को टॉयलेट बने हैं, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ घर बन रहे हैं। कांग्रेस के गारंटी यानी कि आप लाभार्थियों वाला मामला लेके जाएंगे, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये आपने कैसे कह दिया 138 139 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, आपने कहा वारंटी खत्म हो गई कांग्रेस की? उसकी वारंटी भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए कि रोज उस दलों से जो लोग निकल रहे हैं वही छीछा लेदर कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे। जो रोज नए नए लोग, उनके पुराने सालों से समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी फौज बाहर निकल करके और जिस तरह से कांग्रेस का छीछा लेदर कर रही है, वो लालचंद जी आपसे छुपाव नहीं है। मैं चैनलों के माध्यम से उनको भी सुन रहा हूं, उनकी भी बातें सुन रहा हूं, और सब जो बातें कर रहे हैं जिस भाषा का, और कांग्रेस के भीतर जो लोग अभी महिलाओं का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं और नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, नारी न्याय की बात कर रहे हैं। आप इस देश के गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को अगर कांग्रेस ने समझा होता तो कांग्रेस आज हाशिए के हाहाकार पे नहीं होती। आज कांग्रेस हाशिए के हाहाकार पे खड़ी है। लौटता हूं धनंजय जी, मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि नीरज जी ने भी मजबूती के साथ बातें उठाई कि जो भी भाई मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि जब चुनाव में ऐसे मुद्दे अगर उठे ना जिसमें कि वास्तविक मुद्दों पर बात हो, ठीक, तो वो एक अच्छी बात है। उसमें धनंजय जी ने अपनी तरफ से बातें कही कि हमने किस वर्ग के लिए क्या किया है। क्या लगता है कि अगर बहस इस दिशा में जाए और जो पूरे ये लोकसभा चुनाव के दौरान अगर इस चीज पर बहस हो, तो कुल मिलाकर के जो दोनों पक्ष है उनको जनता का भरोसा जीतने के लिए ये कहना पड़ेगा कि हमने ये किया, ये बाकी रह गया है। दूसरी तरफ धनंजय जी कह रहे हैं कि भाई आप तो 5-6 दशक तक रहे, आपने क्या किया। तो जाहिर सी बात है कि फिर भी इसे एक सकारात्मक चर्चा माना जा सकता है। लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और दोनों प्रवक्ता मजे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। तो वो इस बात पे उनकी बात की चर्चा मुझे नहीं करनी है। हम तो जो दोनों प्रवक्ता, दोनों पार्टियों का जो हमने देखा है घोषणा पत्र को और न्याय पत्र को, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है कि सवाल कम से कम एक बात समझने की पड़ेगी कि क्या ये भारत वही भारत है जो 2004 या 2005 में थी? ये 2024 तक इस 20 साल के जो विकसित भारत है उसको कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है, या आप इसको इग्नोर कर रहे हैं? आप जिस मनरेगा की बात करते हैं, 2004-5 की बात करते हैं, क्या 2024 में वही मनरेगा भी है? आपको गांव में एक मजदूर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के आ जाइए। नीरज जी भी उसी गांव के हैं, मैं भी उसी गांव से आता हूं, आप भी उसी गांव से आते हैं। रही बात कि जिस डेटा से बात करते हैं, आप बेरोजगारी की दर की बात करते हैं या फिर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो उस डेटा को भी सामने में रखिए, पिछले 10 साल का और इस साल का, ये लोगों के सामने में है। मैं इन सब बहस में नहीं जाऊंगा, सीधी सीधी बात होती है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी। आपने पिछले 2019 के इलेक्शन में जब आपने 72,000 रुपये पर साल देने का जो आपने वादा किया था न्याय योजना में, उस समय के बाद आपके 5 सरकारें थी अलग अलग स्टेट में। शायद अगर कांग्रेस पार्टी किसी स्टेट में ये लागू करके दिखा देती तो शायद उनका ये दम रहता कि ये 5 न्याय 25 गारंटी को पूरा कर सकने का दम रखती है। अगर आपने स्टेट में कहीं नहीं कर पाए तो सवाल लोग जरूर पूछेंगे कि ये पैसा केंद्र में आप जब सत्ता में आते हैं तब कहां से लाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि टाइमिंग की बात इसलिए कह रहा हूं कि ये विकसित भारत की बात जो धनंजय जी कह रहे थे कि आपके सामने में एक विकसित भारत का मॉडल है जी, और उसका मॉडल ये है कि देश अगर विकास करेगा तो सबका विकास होगा। ठीक है, और उसके एवज में अगर आप इस गारंटी को लेते हैं कि ये न्याय, उसमें सामाजिक न्याय, उसका ये न्याय, तो आप कहीं से भ्रम डालते हैं कि आप वो पर्सनल लॉ उस समय के ले आए जब राजीव गांधी पर्सनल लॉ का मुद्दा पार्लियामेंट में ले आए जी, और आप आज भी कह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉ की बात करेंगे, उसकी हिफाजत की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप उठा रहे हैं तो आप कम से कम मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मुद्दे से किस तरह से लोग प्रभावित। मैं नीरज जी के पास जाऊं उससे पहले विनोद जी, आपकी एक टिप्पणी मैं और जरूर चाहूंगा, उसके बाद नीरज जी के पास जाऊंगा। नीरज जी ने एक तर्क दिया कि भाई देखिए, हमने 1 लाख रुपया अगर दे दिया सीधे पॉकेट में तो उससे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे जो है अर्थव्यवस्था को उसका फायदा होगा, और 5 ट्रिलियन के बजाय 15 ट्रिलियन। एक तरफ मान लीजिए ये तर्क है, दूसरी तरफ ये तर्क है कि भाई देश का विकास होगा तो सबका विकास होगा। जब देश में मान लीजिए अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, सब कुछ होंगे तो सबका विकास होगा। ये आपको लगता है कि इन दोनों तर्कों के बीच, इन दोनों विचारों के बीच बहस होनी है?
नीरज जी बहुत सही बात बताया है, बहुत ईमानदारी से उन्होंने बात रखी है कि आप ये देखिए ना कि कर्नाटक में अभी आप देखिए ना बिजली फ्री मिली है लोगों को, 200 यूनिट बिजली का फ्री करने का क्या था, और एक हफ्ते के अंदर में आप देखिए कि कर्नाटक बोर्ड बिजली बोर्ड जो थी बिजली के रेट बढ़ा दिया था। तो दुनिया में कहीं भी कोई चीज फ्री नहीं होती है, ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आप जिन स्टेट में देखते हैं कि जहां कोई फ्री हुई है वहां आप देखिए कि एक्साइज पॉलिसी में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, जो आपने दिल्ली में देखा कि आप उसका पैसा शराब से लेते हैं, लोगों को शराब पिलाने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में देखा आपने, और कई स्टेट में देखा जी। तो सरकार का जो राजस्व है वो भी उसकी मजबूरी है, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने वो कोई रबड़ तो है नहीं कि खींच के बढ़ा दे, केरल का भी हाल देखा, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी कि अभी मुझे इस बात के लिए सरकार से लोन लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा वहां पे आर्थिक ढांचा तबाह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मिसमैनेजमेंट है। तो ये मिसमैनेजमेंट का जिस तरह से आप पंजाब की हालत देख लीजिए, सारे फ्रीबीज की हालत देख लीजिए, तो नीरज की बात कि 1 लाख रुपया देंगे तो बाजार जाएगा और खरीदेगा, तो उससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो 1 लाख देने में किसी टैक्स पेयर के जेब का पैसा जा रहा है। सही बात। जो टैक्स पेयर किस कीमत पर जा रहा है, ये भी बात है कि विकास की कीमत पर पेयर की भी सीमा है, वो भी मांगता है इन पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए क्या। नीरज जी, विकास की कीमत पर जा रहा है। जब कभी भी नीरज जी ऐसी पॉलिटिक्स पर चर्चा होती है ना, मैं एक वो भेड़ वाली कहानी सुनाता हूँ, 2 लाइन की है, फिर से सुना देता हूँ। एक बार किसी ने कहा कि सारी भेड़ों को स्वेटर मिलेंगे, सारे लोग खुशी से नाचने लगे। बूढ़ी भेड़ जो थी वो बिल्कुल अलग बैठी थी, उदास। सबने कहा क्यों हो उदास? तो उसने कहा पता है ये स्वेटर बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो बहस है फ्रीबी पॉलिटिक्स का, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? लालचंद जी, विनोद जी हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी कही, पर एक भ्रामक बात कह दी, उसको क्लियर करना जरूरी है। कीजिए क्लियर। कर्नाटका में जो बिजली का रेट बढ़ा, वो बसवराज बोम्मई अपने जाने से पहले आखिरी जो कैबिनेट नोट साइन करके गए थे वो यही करके बदल देते, नई सरकार आई तो बदल देते ना, उसको जारी रखने की क्या जरूरत है? सर जब एक कैबिनेट नोट पास्ड है और उसके बाद जब सरकार बनी है तो वो तो प्रक्रिया आप उससे ज्यादा समझते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि विनोद जी अभी कुछ कह रहे कि आपने किसी भी प्रदेश में क्या करके दिखाया जी। हमने बिल्कुल सच बात है, 72,000 रुपए महीना साल का किसी को दिया नहीं, लेकिन राजस्थान में हमने 25 लाख रुपए का बीमा दिया। कहां भरोसा किया मतदाताओं ने? मतदाताओं ने राजस्थान में भरोसा नहीं किया ना। लालचंद जी प्रधानमंत्री जी को आज जो रोज राजस्थान जाना पड़ रहा है उसकी वजह यही है कि वहां पर उस चिरंजीवी योजना को एक एक व्यक्ति में आज मिस कर रहा है। आप सोचिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन कहीं है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में है। भैया आपके यहाँ खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो सोचिए ना कि किस तरीके से आदमी अपना इलाज कराने के लिए पहुंच पाता है। और देश में एक ऐसी सरकार चली कांग्रेस के नेतृत्व में जिसमें 25 लाख रुपए का आपको बीमा दिया गया। तो हम लोगों ने जो पहले सोशल पैरामीटर्स के ऊपर जो डेवलपमेंट की बात की है, आज उसको हमने मोनिटाइज करके इकोनॉमिक पैरामीटर की बात की है। वो जो 1 लाख रुपए आपकी जेब में आएगा वो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च होगा, वो आपके हेल्थ केयर के लिए खर्च होगा, धनंजय गिरी जी जरूरतों के ऊपर जाएगा। ठीक, धनंजय गिरी जी आप चर्चा में आइए और ये बताइए कि इन्होंने ये कहा कि भाई चलिए हम तो इस तरह से पैसा देंगे तो हमारा ये मॉडल, हाँ आपने सुना ही है, तो ये बताइए कि इनके मॉडल के बरक्स जो आपका लाभार्थी वाला मॉडल है, आपकी गारंटी वाला मॉडल है, उसको किस तरह से आप जनता के सामने, मतदाता के सामने पेश करेंगे? लालचंद जी, कांग्रेस चलती है कागज पे, कागज पे कांग्रेस चलती है और खूब चलती है, इसीलिए जमीन पर नहीं चल पाती है। और भारतीय जनता पार्टी भारत के हर भूभाग में चलती है, इसीलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाए। हमारे चेतना के केंद्र में गांव, गरीब, किसान, नौजवान है। क्योंकि हम गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े के परिवार से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान उनको किताब में नहीं पढ़ना पड़ता है, उनको पैदल चल के जानना नहीं पड़ता है। वो जीवन भर इसी यात्राओं से गुजरे हैं, इसी दुख दर्द को, इस पीड़ा को समझा है, इसलिए 25 लाख लिख दे या 2 करोड़ लिख दे, जब कागज से ही लिखना है तो जनता ने कहा कि जाइए वापस। जब यहाँ देश में अब कोई बीमार पड़ता है तो जानता है कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए 5 लाख का कर रखा है बीमा। अब इस देश में किसी के घर, महिला के घर में अगर टॉयलेट नहीं तो जानती है कि प्रधानमंत्री उसके लिए इज्जत घर बनवा देंगे। अगर किसी गरीब के सर पर छत नहीं है तो उसको पता है कि उसका बेटा, उसका भाई, उसका हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपने परिवार का अक्स देख रहा है। आज इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि
भाई आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेगी हम असरोज, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां विस्मित होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात का भेद मिटाती भाजपा और उसके लक्षावधि कार्यकर्ता दिन रात जो भारत के भूगोल से गोल करके एक एक कोने को हर प्राणों की वर्तिका बनाकर जिस तरह से अपने आप को हरनी सेवा में आठों पर अपने नेता नरेंद्र मोदी के नीति नियत और नियमन के साथ अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, उससे एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। और 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी बनेगी, तीसरी से शीर्ष पर भारत जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इसको देखेंगे कि भाई किस तरह से समर्पित भाव से भाजपा भारत के निर्माण को स्वयं को संकल्पित की। अच्छी बात है। भारतीय जनता दोनों तरफ से भारत की जनता के साथ अलायंस हो चुका है। मैं तो कहूंगा कि दोनों तरफ से बिल्कुल मजबूती से लोगों के बीच अपनी अपनी बातों को लेकर के जाइए और देखना दिलचस्प होगा कि किनकी गारंटी पर इस बार जनता भरोसा करती है, क्योंकि गारंटी बनाम गारंटी तो केंद्र में है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और धनंजय जी आपका भी जुड़ने के लिए, नीरज जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि गारंटी बनाम गारंटी, और 2019 के लोकसभा चुनाव की भी हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू की जनसभा में 26 फरवरी 2019 के दिन की रैली की याद दिलाई। और तब उन्होंने कहा था कि सौगंध है उन्हें इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह वाकया उस समय का है जब देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और आतंकियों को सबक सिखाया था। चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। तो दो पंक्तियों के जरिए प्रधानमंत्री ने उस घटना को याद किया। और आप याद कीजिए 2019 के चुनाव में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक है वो काफी हद तक एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन निपटा रहा है आतंकियों के सरगनाओं को। क्या कोई वहां पर सीक्रेट सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है? करेंगे इस पर चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज